हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास एक रेजिस्टेंस नेटवर्क है जिसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो मैं चाहूँगा फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख लें और पहले अपने आप से ट्राई कर लें, उसके बाद आ जाए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बगैर सिमेट्री के सॉल्व नहीं हो पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो हम भी फ्रेंड्स सिमेट्री का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स ये नेटवर्क जो है ये हमें दोनों तरह की सिमेट्री शो कर रहा है। इसमें हमें मिरर सिमेट्री भी दिख रही है, और फोल्डिंग सिमेट्री भी दिख रही है। फ्रेंड्स मिरर सिमेट्री से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और फोल्डिंग सिमेट्री से भी सॉल्व किया जा सकता है। दोनों ही सिमेट्री से आंसर आपका सेम आएगा और टाइम भी लगभग बराबर ही लगेगा। मैं फ़िलहाल फोल्डिंग सिमेट्री से करके दिखा दे रहा हूँ, आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करना। मिरर सिमेट्री से मैं आइडिया दे दूँगा आपको। तो फ्रेंड्स मैं फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करना होता है, जो टर्मिनल होते हैं है ना, उनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको फोल्डिंग लाइन या सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं। तो एक ये रेड कलर की जो लाइन है इसे मैंने ड्रॉ कर ली, फोल्डिंग लाइन। अब मैं क्या करूँगा, इसके अक्रॉस जो नोड्स हैं उन पर वोल्टेज असाइन कर दूँगा, है ना। इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है ना, सबके अक्रॉस वोल्टेज असाइन कर दूँगा। तो इस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने यहाँ पर जो नोड है वहाँ पर वोल्टेज दे दिया x, तो इसके ऑपोजिट वाले को भी देना पड़ेगा x, तो दे दिया x। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस R है और ये जो रेजिस्टेंस R है इसके बीच जो पॉइंट है वहाँ पर मैंने दे दिया वोल्टेज y, तो सिमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पर मुझे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, y। अब फ्रेंड्स इस x है ना, इस x और इस x और इस y के बीच एक पॉइंट है जो रह रहा है ना, उसको मैंने वोल्टेज दे दिया m। इसके बाद फ्रेंड्स ये y हो गया, ये m हो गया, ये y हो गया। अब ये नोड बचा, तो फ्रेंड्स इसको मैंने वोल्टेज दे दिया z, इसके ऑपोजिट वाले को कितना वोल्टेज दे दिया, z। उसके बाद यहाँ z दे दिया, तो यहाँ रेजिस्टेंस के बाद ये रेजिस्टेंस के बाद और ये रेजिस्टेंस के बीच एक वोल्टेज देना पड़ेगा। फ्रेंड्स जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबके अक्रॉस वोल्टेज देना है ना, और जिस भी पॉइंट पर वोल्टेज देना है उसके ऑपोजिट उतना ही वोल्टेज देना है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऑपोजिट वोल्टेज दे दिया P, और ये बीच में नोड खाली था तो वहाँ पे दे दिया N। यहाँ पर मैंने वोल्टेज दे दिया Q, तो उसके ऑपोजिट नोड पर मैंने वोल्टेज दे दिया Q, और यहाँ पर तो B है ही। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं A और B को फिक्स कर दूँगा और ऊपर वाले नेटवर्क के सारे पॉइंट्स को फिक्स कर दूँगा, X Y M Z P Q N है ना, सभी को फिक्स कर दूँगा। तो मैंने A को फिक्स कर दिया है ना, फिर X को फिक्स कर दिया, फिर Y को फिक्स कर दिया, M को फिक्स कर दिया, Z को फिक्स कर दिया, P को फिक्स कर दिया, N को फिक्स कर दिया और Q को फिक्स कर दिया। A को जब फिक्स किया तो A और X के बीच है ना, A और X के बीच ये नीचे वाला A और X आ रहा है, तो ये इसके पैरेलल में जाएगा। फ्रेंड्स ये यहाँ पर अगर इसको A को लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये जो A है, ये A और X है, ये A और X के बीच पैरेलल आएगा, ये वाला A और X। फोल्डिंग सिमेट्री में हम यही करते हैं, हम नीचे वाले को उठाते हैं और पैरेलली रख देते हैं ऊपर वाले के। तो नीचे वाले को उठाना है और पैरेलली रख देना है ऊपर वाले के। तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं है ना, जैसे ZP है ये पैरेलल हो जाएगा इस ZP के, ये PQ पैरेलल हो जाएगा इस PQ के। मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि किस तरह से पैरेलल रेजिस्टेंस एक दूसरे के जा रहे हैं। तो ये वाला A और X जो है इस A और X के पैरेलल हो जाएगा। तो
तो इक्विवेलेंट, तो ए और एक्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। अब एक्स और वाई के बीच देखो, एक्स और वाई ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, R/2। तो एक्स और वाई R/2। अब देखो एक्स और एम, नीचे से एक्स और एम दोनों पैरेलल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R/2। तो एक्स और एम के बीच R/2। अब ए एक्स वाई एम तक हो गया, अब वाई जेड और एम करना है। तो वाई और जेड दोनों एक दूसरे के पैरेलल गए, वाई और जेड के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2। इसी तरह से एम और जेड एक दूसरे के पैरेलल गए, कितना हो गया, R/2। एम और जेड के बीच रेजिस्टेंस गया कितना, R/2। दूसरा देखो जेड और पी तो जेड और पी कितना हो गया, R/2। इसी तरह से जेड और एन R/2 हो गया पैरेलल में। अब आ जाओ इधर एन और क्यू पी और क्यू R/2। इसी तरह से बी और, यहाँ पे बी ले लो, बी और क्यू R/2। अब ये सर्किट फ्रेंड्स रिजॉल्व हो गया। देखो ये R/2 इन पैरेलल विद दिस R/2 सीरीज में है, R हो जाएगा, R/2 सीरीज में है, R हो जाएगा। दोनों R, ये R, फिर R पैरेलल में है, ये R, फिर R और R पैरेलल में है, पूरा कितना हो जाएगा, R/2। इसी तरह से यहाँ पर देखो R/2 सीरीज में है, R हो गया, R/2 सीरीज में है, R हो गया, और R पैरेलल में है, कितना हो गया, R/2। तो ये R/2 और ये R/2 कैसे हैं, सीरीज में, R/2 सीरीज में है। 4 × R/2, RAB क्या हो जाएगा, RAB हो जाएगा 4 × R/2। तो RAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R ओम। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसे मिरर सिमेट्री से भी बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो फ्रेंड्स देखो आप यहाँ पे एक सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की बनेगी, कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी। और फिर हम क्या करेंगे, हम करंट इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें। करंट यहाँ पर तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मैं क्वेश्चन वाले डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। हाँ यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो इसमें पहले क्या करें, सबसे पहले इसमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर ले। फिर क्या करो, करंट इंट्रोड्यूस कराओ I। तो एक करंट इसमें चली जाएगी I1, एक करंट इसमें चली जाएगी I2। अब जैसा होता है ना मिरर सिमेट्री में, जितनी करंट इधर से निकल रही है उतनी करंट उधर आनी चाहिए। तो ये I1 हो गई, ये I2 हो गई। अब फ्रेंड्स इसको फर्दर करंट को डिवाइड करो, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी I2, और ये कितनी हो जाएगी, सॉरी ये I3 हो गई, ये I4 हो गई। तो यहाँ इधर ऑपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड में यहाँ से I3 आनी चाहिए और यहाँ से I4 आनी चाहिए, I3 आनी चाहिए और I4 आनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर देखो आप, ये I2 है ना, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं I5 गई और यहाँ पर I6 गई, I5 गई और I6 गई।
तो क्या होगा, यहाँ पर I5 आनी चाहिए और यहाँ पर I6 आनी चाहिए, I6 आनी चाहिए फ्रेंड्स। अब देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। देखो यहाँ I6 गई है ना, यहाँ I6 गई तो यहाँ I6 पहुँचेगी, यहाँ I6 पहुँचेगी। अगर यहाँ I6 पहुँचनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस नेटवर्क में करंट नहीं जाएगी, यहाँ पर करंट नहीं जाएगी, यहाँ पर करंट नहीं जाएगी। तो ये इतना नेटवर्क जो है ऊपर का आइसोलेट हो गया, इतना नेटवर्क आइसोलेट हो गया। और देखो ये I4 आई है, ये I4 आई है, ये I5 आई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसी तरह से जैसे यहाँ पे I6 ने यहाँ पे इसको आइसोलेट कर दिया है, उसी तरह से यहाँ I3 जो है इस नेटवर्क को आइसोलेट कर देगी, इस नेटवर्क को आइसोलेट कर देगी। और फ्रेंड्स ये जो I5 है, ये जो I5 है ना, और ये I4 है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, क्योंकि I4 यहाँ पहुँचनी है, क्योंकि I4 यहाँ पहुँचनी है ना, मैं यहाँ पे फर्दर करंट को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। होगा क्या, ये I5 जो है ये ऐसे निकल जाएगी और ये I4 जो है ऐसे निकल जाएगी। तो ये वाला जो नेटवर्क है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और जो यहाँ से ये वाला नेटवर्क है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल नेटवर्क बनेगा, जो इसका फाइनल नेटवर्क बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा रेजिस्टेंस है ना, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ से तो यहाँ से ये ब्रेक है, यहाँ से ये ब्रेक है, और यहाँ से ये ब्रेक है। ये ऊपर चला जाएगा ऐसा, ये ऐसा ऊपर बन जाएगा, और सेम ऐसा ही नीचे बन जाएगा, सेम ऐसा ही नीचे बन जाएगा, ऐसे करके। इसको ड्रॉ कर लेना, मैंने आपको फिलहाल यही बता दिया है कि सर्किट कैसे ब्रेक हो जाएगा, और ये मिरर सिमेट्री से भी इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।